नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं पूनम अहमद जी द्वारा लिखी कहानी काल सर्प योग। नीता को उसकी गीता दीदी ने फ़ोन पर बताया कि रवि ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब वे अपने हिसाब से उसका विवाह धूमधाम से करने की सोच रहे हैं। नीता हैरान रह गई। सुध लौटी तो विस्तार से पूछने पर गीता ने बताया, रवि ने अपनी सहकर्मी रितु से विवाह कर लिया है। अब मैं रितु से मिलने जा रही हूँ। नीता सोच रही थी कि दीदी इस स्थिति से कैसे निपटेंगी। दीदी और पवन जीजाजी ने तो शायद ही अपने पंडित से पूछे बिना कोई भी काम किया हो। नीता के अनुसार उनके परिवार के पंडित जी ने उन्हें हमेशा नचाया था। नीता गीता दीदी से 8 साल छोटी थी। गीता दीदी से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। नीता चुपचाप दीदी और जीजाजी को पंडित जी के कहे अनुसार चलते देखती रहती। नीता गीता के माता पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। भाई कोई था नहीं। दोनों बहनें फ़ोन पर सुख दुख बांट लेती थी। पढ़ी लिखी गीता और सफल बिजनेसमैन पवन को पंडित जी के चक्कर काटते देख नीता को बहुत चिढ़ होती, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह छोटी थी, इसलिए गीता उसकी बात ही नहीं सुनती थी। कुछ साल पहले तो धर्मांधपन की हद हो गई थी। काफ़ी लंबे समय से गीता माइग्रेन और अल्सर की मरीज थी। वह एक बार बीमार पड़ी तो उनके पंडित जी ने कहा, घर बनाने में दिशाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। गृह प्रवेश के समय पूजा पाठ में कमी रह गई है और घर के सामने का भाग ज़्यादा चौड़ा है। ऐसा घर गौमुखी होता है। ऐसे घर की स्त्री हमेशा बीमार रहती है। बस अच्छा भला मकान तोड़कर दोबारा बनवाया गया। पूरा नक्शा बदल दिया गया। लाखों खर्च हुए। बीमारी में भारी असुविधा सहनी पड़ी, वह अलग। पंडित जी को पूजा पाठ के लिए हजारों रुपए दिए गए। नीता बैठे बैठे यही सोचे जा रही थी कि अब दीदी क्या करेंगी। इतने सालों से रवि की नौकरी लगते ही लड़कियों की कुंडलियां मिलाई जा रही थीं। हर रिश्ते में कुंडली देखकर मीन मेख निकालते पंडित जी, और अब तो बिना कुंडली देखे ऋतु गीता की पुत्र वधू बन चुकी थी, और वह भी कायस्थ परिवार की लड़की। पवन और गीता ठहरे पुराने विचारों के लकीर के फकीर, धर्मांध कट्टरपंथी ब्राह्मण जो अपने सामने हर जाति को नीचा समझते थे। नीता अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि इतने में उसके पति अमित और दोनों बच्चे राहुल और नंदिता भी आ गए। नीता ने सबको रवि के विवाह के बारे में बताया तो सब ने प्रसन्नता प्रकट की और इसी विषय पर बातें करते हुए चाय नाश्ता किया। कुछ दिनों बाद गीता ने नीता को बताया कि लड़की बहुत साधारण है, सांवले रंग की है और नैन नक्श भी सुंदर नहीं है। गीता बहुत उदास थी। अपने लंबे और गोरे पुत्र पर उसे बहुत घमंड था। इतनी साधारण लड़की को अपनी पुत्रवधू के रूप में देखना गीता के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। सबसे बड़ा दुख तो गीता को बिना कुंडली मिलान के विवाह होने का था। गीता हर चैनल पर गुरु मंत्र, आज की राशि, आपके तारे, ग्रह नक्षत्र जैसे कार्यक्रम बेहद रुचि से देखती और उन पर विश्वास करती थी। पवन की नज़र भी पत्र पत्रिकाओं के भविष्यवाणी कॉलम्स, ज्योतिषीय घटनाओं और उनके विभिन्न राशियों पर प्रभाव से भरी खबरों पर रहती। इस विषय पर गीता और पवन घंटों बात कर सकते थे, और अब तो रवि के इस कदम पर उनकी निराशा की कोई सीमा ही नहीं थी। रीति रिवाज के साथ विवाह की तिथि सुनिश्चित हुई तो नीता भी मुंबई से सपरिवार पहुंची। कुशल क्षेम के बाद एकांत में गीता ने नीता को बताया, रवि ने विवाह कर लिया तो ऋतु को अपनाना ही था, नहीं तो रवि से दूरियां बढ़ जाती, जो हमें सहन नहीं था। बस समाज में इज्जत रखने के लिए और अपने अरमान पूरे करने के लिए रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो जाएगा। वैसे देखने में तो ऋतु किसी भी तरह से रवि के योग्य नहीं है। उसका परिवार इस विवाह के लिए आसानी से तैयार हो गया, और क्यों नहीं होता। उनकी साधारण सी लड़की को इतना सुंदर लड़का जो मिल गया है। नीता ने कहा, दीदी, लड़की का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल सूरत तो कुदरत की बनाई होती है, उसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। गीता ने मुंह बनाकर कहा, स्वभाव भी दिख ही जाएगा। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन पवन और गीता के मन में एक बात खटकती रही कि अब तक एक बार भी पंडित जी को ऋतु की कुंडली नहीं दिखा पाए हैं। नीता ने कहा,
दीदी, अब विवाह तो हो ही गया है, अब कुंडली का चक्कर छोड़ दो, बस उसे खुले दिल से स्वीकार कर लो। गीता ने नीता को झिड़क दिया। तू चुप रह, तुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। गीता ने रितु के माता पिता से उसकी कुंडली मांगी तो उन्होंने भी कहा, अब तो विवाह हो ही गया है और वैसे भी हम इन सब बातों को नहीं मानते। हमने तो अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाई ही नहीं। गीता सिर पकड़कर बैठ गई। पवन ने कहा, आप रितु के पैदा होने का समय बता दें, कुंडली हम बनवा लेंगे। पंडित जी को समय बता दिया गया। वे अगले दिन ही कुंडली बनाकर ले आए। आते ही जलपान किया और बोले, यह आपने क्या कर दिया? यह विवाह तो होना ही नहीं चाहिए था। यह हर तरह से अशुभ विवाह है। पवन घबरा गए, बोले, पंडित जी अब आप ही कुछ बताइए, अब क्या कर सकते हैं? पंडित जी बोले, विशेष पूजा करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये का खर्च आएगा। लड़की की कुंडली में काल सर्प योग है। पवन ने पूछा, इससे क्या होगा? पंडित जी ने जानकारी दी। 3 प्रकार का अशुभ हो सकता है। पहला, घर में कलह रहेगा, आर्थिक नुकसान होता रहेगा। दूसरा, बच्चा नहीं होगा, अगर होगा भी तो पैदा होते ही मर जाएगा। तीसरा, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। पवन और गीता के माथे पर पसीना आ गया। पवन बोले, पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, मैं कल ही आपको पैसे देता हूँ और जो भी उपाय हो सब कीजिए। नीता पूरी बात सुन रही थी। पंडित जी के जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ रवि और ऋतु इस समय बाहर गए हैं। आप उन्हें यह सब न बताना, बेकार में मानसिक अशांति बढ़ेगी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत फर्क पड़ता है इन बातों का। गीता ने फौरन टोका, नीता तुझसे तो इस बारे में बात करना ही बेकार है। नीता हमेशा की तरह चुप हो गई। पवन बोले, आर्थिक नुकसान का तो प्रमाण मिल ही गया। शादी में जेब कट गई, 10,000 रुपये तो देखते देखते चले गए। दरअसल बारात के समय पवन की जेब कट गई थी, जिसका पता कुछ ही लोगों को था। नीता वापस मुंबई आ गई। जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। गीता फ़ोन पर ऋतु की बातें बताती रहती थी। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, अब वह रवि के साथ ऑफिस जाने लगी थी। गीता बताती, ऋतु को कोई काम नहीं आता है, मैं उसे सब सिखा रही हूँ। कुछ कहूँगी तो घर में अशांति होगी। नीता को गीता के स्वर से महसूस होता था कि अभी तक वह ऋतु से खुश नहीं है। फिर 2-3 महीने बीते। नीता को खबर मिली कि ऋतु गर्भवती है। यह सुनकर वह बड़ी खुश हुई। गीता बता रही थी, पंडित जी कह रहे हैं या तो बच्चा बचेगा नहीं या बहुत ही अनिष्ट समाचार लाएगा। नीता को बहुत गुस्सा आया। दीदी, आप पंडित जी को भूलकर ऋतु का ध्यान रखो, कुछ नहीं होगा। ऋतु और रवि ऑफिस चले जाते तो गीता पंडित जी को बुलाती और पता नहीं कौन कौन सी पूजा के लिए उनके हाथ में रुपए रखती रहती। पंडित जी कभी वहीं मंत्रोच्चार करते, कभी कहते बाकी पूजा मंदिर में एकांत में करनी है। समय पर ऋतु ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो गीता और पवन पंडित जी को धन्यवाद देते नहीं थके। उनकी पूजा ने ही तो यह संकट टाला था। नीता यह सुनकर मन ही मन हंसती। ऋतु को अब तक गीता मन से स्वीकार नहीं कर पाई थी। पंडित जी के कहे अनुसार लड़की बहुत अशुभ थी और यह बात गीता के मन को हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन पवन और गीता कहीं जा रहे थे। भयंकर दुर्घटना हुई। ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी तो गीता बुरी तरह जख्मी हो गई। पवन को थोड़ी बहुत चोटें आईं। बेहोश गीता को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। गीता को कई फ्रैक्चर हुए थे। कॉलर बोन टूट गई थी, 3 पसलियाँ टूट गई थीं। रवि और ऋतु फौरन हॉस्पिटल पहुँचे। नीता भी मुंबई से दौड़ी चली आई। उसके बच्चों की परीक्षाएं थी, सो अमित नहीं पहुँचे। हॉस्पिटल में गीता 10 दिन रही। ऋतु छोटे यश को भी संभालती, कभी घर तो कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहती। छोटे बच्चे के साथ सब काम इतनी कुशलता से संभालती कि नीता मन ही मन उसकी प्रशंसा कर उठती। घर का काम निपटाकर सबका खाना बनाकर ऋतु हॉस्पिटल आती तो थोड़ी देर नीता घर चली जाती। दोनों ने सब संभाल लिया था।
पवन और रवि ने भी ऐसे ही आना जाना बांट लिया था। नीता घर आती तो गीता की अनुपस्थिति में उसके दिल में हौल उठते रहते। गीता के बिना घर काटने को दौड़ता। गीता घर आ गई। अभी दर्द बहुत था। अभी कई दिन बिस्तर पर रहना था। दायां हाथ तो हिल भी नहीं पाता था। गीता के घर आने से रितु को कुछ राहत हुई। नीता से कहती, मौसी जी, बस आप यश को गोद में लिटा लो, बाकी काम मैं कर लूँगी। दिन रात रितु ने घर को ऐसे संभाला कि सब देखते रह गए। ऑफिस से उसने लंबी छुट्टी ले रखी थी। गीता की ऐसी सेवा की कि उसकी आंखें खुल गई। कभी कभी लेटे लेटे गीता की आंखें भर आती कि जिस लड़की को अशुभ समझकर उसने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, वही रात दिन उसकी सेवा में लगी है। इतने में एक दिन पंडित जी चले आए। रितु चुपचाप उनके लिए पानी लेने चली गई। पंडित जी धीरे धीरे दीदी के पास बैठकर फुसफुसाए। बस इसी बात का डर था, बहू का काल सर्प योग अपना असर दिखा रहा है। इतनी पूजा पाठ से कम आपका जीवन तो बच गया, लेकिन अभी भी अनिष्ट की आशंका है। कुछ और पूजा कराना ठीक रहेगा। गीता पहले चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे धीरे बोली, पंडित जी, मुझे तो लगता है कि आपका यहाँ आना ही काल सर्प योग है। आपके ही इस योग ने मुझे मेरी लाखों में एक बहू से दूर रखा। गीता के इस वाक्य से पंडित जी को अपनी पोल खुलती दिखाई दी तो वे काल सर्प की तरह जल्द से जल्द घर से बाहर निकल गए। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार अवश्य भेजिएगा। शुक्रिया।